तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को तड़के जो भयानक भूकंप आया वो अपने साथ कई सबक भी लेकर आया। ऐसे में जान लेना चाहिए कि धरती हमें क्या संदेश दे रही है। तुर्की और उसके आसपास एनाटोलियन प्लेट है, इस पर 2 बड़ी प्लेट्स अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट लगातार दबाव बनाए हुए हैं। इसी दबाव के नतीजे में 6 फरवरी को तड़के 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के लिए चिंता बड़ी है, कैसे वो आपको बता देते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि जिन इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं वो समूचा क्षेत्र भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट पर मौजूद है। भारतीय प्लेट लगातार खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ रही है। इनके खिसकने से धरती के अंदर होने वाली टक्कर से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब वो रिलीज होती है तो ऊपरी क्षेत्र में हलचल पैदा करती है और भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में आने वाला भूकंप यहाँ की प्लेट्स में हो रहे बदलाव की वजह है और भूकंप का केंद्र जितनी गहराई में होता है उतना ही खतरा और नुकसान होने की आशंका जो है वो कम होती है। भारत की स्थिति में कैसे बदलाव आया है वो भी समझने जैसा है। ये जो प्लेट्स हैं इनका आपस में आपने देखा होगा कई हॉलीवुड की फिल्मों जैसी कहानी लग रही है, लेकिन सचमुच धरती के अंदर बहुत कुछ ऐसा चलता है जो एक पल में सब कुछ तबाह कर सकता है और ये तबाही का मंजर गाये बगाए आपको भूकंप के ज़रिए देखने को मिलता है। और ये ऐसी जगहों पर भी देखिए, ये इसलिए दिलचस्प है समझना, जापान है और कई पहाड़ी इलाके हैं, आपने देखा होगा भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं, लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है कि भूकंप से कैसे बचना। क्यों? क्योंकि वो तैयार हैं, उनको पता है यहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र कई ऐसे होते हैं और जापान के कई इलाके ऐसे माने जाते हैं और ऐसे दुनिया भर में कई इलाके हैं। लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर भूकंप आमतौर पर नहीं आता है, लेकिन कभी कभी जब आता है तो भयानक तबाही लेकर आता है। तुर्की में भी ऐसा नहीं है कि भूकंप अभी आया, इससे पहले भी भूकंप आ चुके हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा भूकंप नहीं आया या इतना भयानक, इतनी विभीषिका वाला भूकंप नहीं आया। फिर इस बीच लगातार ऊंची इमारतें बनाने का भी चलन है, आप भारत में भी देख रहे हैं। पहले इतनी ऊंची इमारतें नहीं होती थी, कुछ आप 20-25 साल पहले तक चले जाएंगे तो आपको ऊंची इमारतों का बहुत अभाव मिलेगा। मुंबई या दिल्ली जैसे कुछ शहरों में आपको बड़ी इमारतें मिल जाएंगी या कुछ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको बड़ी इमारतें मिल जाएंगी। लेकिन आज रेसिडेंशियल या जिस तरीके से रियल एस्टेट की ग्रोथ हुई, फ्लैट्स का कल्चर बढ़ा है, तो आप दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश में तमाम बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको फ्लैट्स का कल्चर देखने को मिलेगा जो पहले बहुत आम नहीं था। तो ये ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इनमें से कितनी भूकंप रोधी हैं। क्योंकि तुर्की में क्या हुआ, आप देखिए भूकंप पहले भी आए वहाँ पे, लेकिन अभी क्या बड़ी दिक्कत है, अभी है यहाँ पे मलबे में दबे हुए लोग। और मलबे में लोग क्यों दबे हैं? क्योंकि इमारतें बहुत ऊंची ऊंची अचानक से यहाँ भी बनी हैं। पिछले 20-25 साल में ये भी वो जगह रही जहाँ पर इमारतें अचानक से काफ़ी ऊंची ऊंची बनने लगी और वो 10-10 मंजिला इमारतें जब गिरी हैं, ढही हैं, तो उनके अंदर लोग दबे हुए हैं। इसी मलबे से लोगों को खोजा जा रहा है। अब भारत की स्थिति में भौगोलिक रूप से ये जो अंदरूनी बात, ये तो बाहर की बात हुई जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं या जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। अब अंदर भी जो है काफ़ी कुछ चल रहा है, ज़मीन के भीतर काफ़ी कुछ चल रहा है। वैज्ञानिकों की राय में भारत हर वर्ष करीब 47 मिलीमीटर खिसक कर मध्य एशिया की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रक्रिया हाल के कुछ वर्षों में शुरू नहीं हुई है, बल्कि सालों से लगातार इसमें बदलाव हो रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती की गहराई में हो रहा बदलाव ही भूकंपों को जन्म देता है। भारतीय प्लेट यूरेशिया की तरफ बढ़ रही है, कभी कभी इन दोनों प्लेट्स में आपसी टक्कर होती है और फिर ये स्थिर हो जाती है। भारत में कुछ इलाके अत्यधिक संवेदनशील वाले होते हैं। भूकंप के खतरे के लिहाज से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में उत्तराखंड, कश्मीर, श्रीनगर वाला जो इलाका है, हिमाचल प्रदेश, बिहार का कुछ हिस्सा है। देखिए आप पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ के आसपास के इलाके, लेकिन गुजरात का कच्छ और पूर्वोत्तर के 6 राज्य आते हैं इसमें। आपको भुज का भूकंप भी याद होगा, कोई नहीं भूल सकता, पूरी दुनिया की निगाहें थी। अब समय हो गया काफ़ी। लातूर का भूकंप, भुज का भूकंप, ये मुझे भी याद आता है कि उस समय पर जब ये भूकंप आया था तो किस तरह की त्रासदी थी, जैसे आज तुर्की की। लेकिन ये तुर्की वाला भूकंप जो है वो क्यों भयावह हो गया? क्योंकि अब ये शहरी इलाकों में जब आता है, उदाहरण के लिए अगर भारत के किसी बड़े शहर में आए, इसकी चिंता कई लोग जताते हैं और इसका भय भी होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, सब लोग आराम से रह रहे हैं, भूकंप के झटके तो आप कई बार महसूस करते हैं अभी, लेकिन उसकी तीव्रता, वो जैसे मान लीजिए उसका केंद्र पाकिस्तान में है, नेपाल में, अफगानिस्तान में कहीं है, तो यहाँ पर आप झटका महसूस करते हैं। लेकिन केंद्र कहीं आसपास हो और रिक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता है उसका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा हो, तब क्या होगा? वो चिंता का विषय होता है। और ऐसे में भूकंप रोधी है कि नहीं इमारतें, इनको लेकर बड़ी चिंता रहती है। ये जो ऊंची इमारतें हैं ये अब डराती भी हैं अचानक।
अब कई ऐसे जो क्षेत्र हैं वो मैंने आपको बताया कि जहां पर भारत में खतरा है, यहां पर अधिक और ताकतवर भूकंप आने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है। अब वापस लौटते हैं तुर्की पर। दरअसल ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट के पास वो इलाका है जहाँ भूकंप आया, बाद में झटके भी आए। आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भी 7.5 की तीव्रता के रहे, 7.8 की तीव्रता का भी भूकंप आया। कितना भयंकर था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसकी वजह से एनाटोलियन प्लेट 3 मीटर पश्चिम की ओर खिसक गई है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा उस भूकंप में थी कि उसने एक बड़े भूभाग को 3 मीटर खिसका दिया। इसकी वजह से तुर्की और सीरिया में भारी तबाही हुई। यदि दुनिया पर नज़र डालें तो धरती में कोई एक सतह नहीं है, इसमें कई फॉल्ट्स हैं, कई सतहें हैं, कई परत हैं। सतह कई जगह टूटी हुई है जो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट की शक्ल में दिखती है। इनमें से कई टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही हैं, कुछ दूर भी जा रही हैं। जो करीब आ रही हैं वो ज़्यादा चिंता में डाल रही हैं। अब अगर वापस भारत के संदर्भ में बात करें तो इंडियन प्लेट को देखें तो ये ऊपर की ओर यूरेशियन प्लेट से लगातार टकरा रही है। इसका नतीजा है कि हिमालय में भूकंप आने का खतरा बना रहता है। अतीत में हिमालय के निर्माण का कारण देखें तो लोरेशिया और गोंडवाना जियोलॉजिकल पास्ट में एक दूसरे से अलग हुए। उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर होनी शुरू हो गई, फिर एक दूसरे के कुछ करीब भी आनी शुरू हुई। मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा आपके लिए तकनीकी भी हो रहा होगा, क्योंकि इस तरह की भाषा जो है ये विज्ञान में, जियोलॉजी में इस्तेमाल होती है। जिन लोगों की दिलचस्पी होगी आप निश्चित तौर पर इन प्लेट्स को पढ़ने का अंदाज़, आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो धरती है, जिसको हमारी धरती गोल है, लेकिन इसको भी अगर आप अंदर जाते जाएंगे तो कई प्लेट्स हैं, सिर्फ खुदाई करके किसी एक हिस्से में नहीं। अगर पूरी धरती को आप देखें सतहों के लिहाज से तो कई प्लेट्स बनी हुई हैं, और इन प्लेट्स में जो बदलाव है, इनकी जो टकराहट है, वो अंदर की जो हलचल है, इसको मोटी भाषा में समझ लीजिए, अंदर की जो हलचल है, और वो चल रही है लगातार। इस पिंड में, जिसको आप पृथ्वी कहते हैं, इसमें भी बहुत कुछ अंदर चल रहा है। और यही कई जगहों पर जब गड़बड़ाता है मामला तो आप देखते हैं किस तरह के झटके आते हैं। इसी प्रक्रिया का नतीजा इंडियन प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इसी टकराहट का नतीजा हिमालय का निर्माण हो गया। और ऐसा कई बार हुआ है, मतलब ये नहीं है कि कोई पहला मौका है। 2 प्लेटों ने एक दूसरे पर इतना दबाव बनाया कि बीच का हिस्सा ऊपर चढ़ता गया और हिमालय बन गया। ये प्रोसेस अब भी चल रही है। ज़मीन के नीचे ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही है। 2 प्लेटों में टकराहट के कारण ही हिमालय की आर्क भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंप आ चुके हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप प्रकृति के लिहाज से सोचें तो इंसान ने जिसको डेवलपमेंट कहा है, अभी तक कहा है, हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम प्रकृति के विषय में बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि हम जिस ज़िंदगी में जीते हैं उसमें धीरे धीरे आप में से कितने लोग सोचते हैं कि धरती के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप जियोलॉजी के साइंटिस्ट नहीं, भूगर्भ शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं, या भूगोल को नहीं पढ़ रहे हैं, या विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको कितनी चिंता होती है कि धरती के अंदर क्या चल रहा है। और हम आए दिन जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो खुदाई हो रही है, जो खदानें एक के बाद एक, आपने देखा भी जोशीमठ एक छोटा सा उदाहरण है, और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, और आज से नहीं हो रहा है। चिपको आंदोलन से लेकर से बहुत से आंदोलन हो चुके हैं प्रकृति को बचाने के लिए, कि पहाड़ों में जितना आप जिसको विकास कह रहे हैं वो विनाश लेकर आ रहा है। तो ये बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, आप पूरे देश में और दुनिया में जहाँ जहाँ भी देखेंगे इंसानों ने जो विकास किया है उसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पूरी तरह से रोक दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, ये बात भी नहीं है। लेकिन इसको लेकर सतर्कता बहुत ज़रूरी है। किन जगहों पर विकास हो, किन मानकों के साथ में हो, इसको लेकर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। किसी झटके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तुर्की में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया को डरा रहा है। ख़ास तौर पर वो देश जो विकासशील हैं या जहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, उनके लिए एक ये चिंता का विषय भी है और चेतावनी का विषय भी है। क्योंकि आप धरती के ऊपर जो कर रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है, उसको आप समझ रहे हैं कि आपने बड़ा विकास कर लिया। धरती के भीतर जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी तो नहीं है। वैज्ञानिक अभी उस स्तर पर गए भी नहीं हैं कि धरती के भीतर जाकर कुछ किसी बदलाव को रोक पाएँ। अभी तो भूकंप का पता लगाना या पहले से उसके बारे में कुछ जानकारी, इसी पर भी विवाद चल रहा है। कोई भविष्यवाणी कैसे कर सकता है, हमें पता ही नहीं चल। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड अभी समझ पाए हैं कि 10 सेकंड पहले भूकंप का अंदाज़ा लगा लिया जाए। जानवरों को स्टडी किया जा रहा है कि भाई इनको कैसे पता लग जाता है। तो अभी विज्ञान की स्थिति वो नहीं है कि अभी इसका पता ही लगा। तो फिर जो ये प्लेट्स और ये सारी कहानी आपको बता रहे हैं, भूगर्भ शास्त्री इस पर खासी रिसर्च करते हैं, कई सारी थ्योरीज सामने आती हैं। इन थ्योरीज़ के आधार पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, एक बात तो सही है
कि धरती के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ये तो हम सबको जानना समझना चाहिए, और हमारा कितना उसमें योगदान हो सकता है उसको बचाने में, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है कि जिसको हमने विकास कहा है वो कई बार विनाश लेकर आया है, और हमने जो ये जितनी कल्पनाएं सुनी है दुनिया खत्म होने की, पहले जो है वो दुनिया को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था जितना अब ग्लोबल विलेज यानी पूरी दुनिया एक गांव हो गई है, लेकिन पहले ये दृष्टिकोण नहीं था। हर क्षेत्र में अपने अपने ग्रंथ लिखे जा रहे थे, अपनी अपनी बातें कही जा रही, और वहाँ की स्थानीय कथाएं थीं। तो अगर मान लीजिए तुर्की जैसा कोई क्षेत्र रहा होगा, वहाँ का भूकंप आता है, या सुनामी जैसी भारत ने देखी है, भारत के तटीय क्षेत्रों में देखी है, तो ये अपने आप में एक जलप्लावन की वो स्थिति दिखाता है जो पूरी की पूरी आबादी का विनाश कर देता है। या तुर्की में 33,000 लोगों का मरना, आज दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है तो हम उसका आकलन नहीं कर पाते, लेकिन 33,000 लोग अभी तक, यह आंकड़ा बढ़ सकता है, और विनाश के मंजर हम पहली बार नहीं देख रहे हैं और आखिरी बार भी नहीं शायद, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इसको लेकर सतर्क हो जाएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।